हल्का मौत हिस्सा दुवम इमरान सीरीज मुसन्निफ मजर कलीम एमए। इमरान ने ड्राइंग रूम की तरफ बेतहाशा दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ सुन ली। वो चलकर बाथरूम के दरवाजे पर जा खड़ा हुआ, क्योंकि इस तरह वो कम से कम आने वाली की बराह रास्त जद से बच सकता था। अलबत्ता उससे पहले उसने सूरत हाल मालूम करने के लिए सुलेमान को आवाज़ दी थी, मगर दूसरे लम्हे उसने उसी अजनबी की झलक दरवाजे पर देखी और उसके मशीनी पिस्टल की गोलियां बरसने लगी। वो आने वाला बड़े वहियाना अंदाज में गोलियां चला रहा था, इसीलिए इमरान ने उस पर फायर कर दिया। वो अजनबी पेट में गोली खाकर नीचे गिर गया। उसके बाद उसने रिवॉल्वर का दस्ता उसके सर पर मारा और तेजी से दरवाजे की तरफ भागा, क्योंकि उसे बाहर भी कुछ लोगों की मौजूदगी का इल्म हुआ था। लेकिन उसी लम्हे सुलेमान आ गया। उसने बताया कि एक मर्द और एक औरत आए थे, जो अंदर गोलियां चलते ही फरार हो गए। इमरान ने हमला आवर को उठाया और फिर उगबी दरवाजे से निकलकर वो जख्मी को लिए सीधा राना हाउस पहुंच गया। पहले तो उसने सोचा था कि उसे दानिश मंजिल ले जाए, लेकिन उसने इरादा बदल दिया, क्योंकि उसे मर्द और औरत की तरफ से खतरा था कि वो किसी न किसी अंदाज में उसका ताकुब न कर रहे हो। इस तरह उनकी नजरों में दानिश मंजिल आ सकती थी। और अब उसे मिथाइस की बात दुरुस्त मालूम हो रही थी कि हल्का मौत के 2 आदमी और एक औरत उसके कत्ल के मंसूबे बना रहे थे। उसने ज़हनी तौर पर मिथाइस की बताई हुई कहानी को इस तरह तरतीब दिया था कि मिथाइस खुद भी उनमें शामिल था। इसका मतलब था कि हल्का मौत ने अपने कातिल उसके पीछे लगा दिए हैं। और इससे साफ जाहिर था कि इमरान के नक्शे के मुतालिक मालूमात उनके हेडक्वार्टर तक पहुंच चुकी हैं। और अब कर्नल फरीदी की तरह उसके लिए भी इन कातिलों से जान छुड़ाने का एक ही तरीका बाकी रह गया था कि वो फौरी तौर पर उनके हेडक्वार्टर पर कारी जरब लगाए। कर्नल फरीदी के मुल्क से वापसी पर उसका और कर्नल फरीदी का यही प्रोग्राम तय हुआ था कि कर्नल फरीदी भी किसी माहिर से इस नक्शे की तफसीलात मालूम करेगा और इसी तरह इमरान भी अपने तौर पर कोशिश करेगा। जिसको भी मालूमात हासिल हो गई दूसरे को इत्तला कर देगा। उसके बाद दोनों अपनी अपनी टीमें लेकर हेडक्वार्टर पर चढ़ाई कर देंगे, क्योंकि कर्नल फरीदी भी इसी नतीजे पर पहुंचा था कि जब तक इस तंजीम को मुकम्मल तौर पर क्रश नहीं किया जाएगा, उनकी जिंदगियों पर मंडलाने वाले खतरात दूर नहीं होंगे। और यहाँ पहुंचकर वो उन लोगों के चक्कर में ऐसा फंसा था कि वो कर्नल फरीदी से भी राब्ता कायम न कर सका था और न ही कर्नल फरीदी की तरफ से कोई इत्तला थी। इसका मतलब था कि कर्नल फरीदी भी अभी तक नक्शे की तफसीलात नहीं समझ सका होगा। वो नक्शा था ही कुछ ऐसा टेढ़ा कि किसी तौर पर समझ ही ना आता था। थोड़ी देर बाद इमरान राना हाउस पहुंच गया। वहां पहुंचते ही वह हमलावर को उठाकर राना हाउस के एक तहखाने में ले गया, जिसे उसने अपने तौर पर ऑपरेशन थिएटर बनाया हुआ था। वहां सर्जरी के तकरीबन तमाम आलात और ज़रूरी सामान मौजूद थे। इमरान को बाकायदा सर्जन तो ना था, लेकिन अपनी जहानत की बिना पर वो अच्छी खासी सर्जरी कर लेता था। उसने हमला आवर को ऑपरेशन टेबल पर लिटाया और फिर जोसेफ की मदद से उसने चंद ही लम्हों में छोटा सा ऑपरेशन करके हमलावर के पेट के निचले हिस्से में मौजूद गोली बाहर निकाल ली। स्टिचिंग करके उसने उसे ताकत के 2 मुख्तलिफ इंजेक्शन लगाए और फिर उस वक्त तक उसकी नब्ज देखता रहा जब तक उसे इत्मीनान ना हो गया कि हमलावर अब खतरे से बाहर हो चुका है। वैसे भी हमलावर की जिस्मानी सेहत ऐसी थी कि मामला ज्यादा पेचीदा ना हुआ। जोसेफ को उसने ऐसे कामों में खासा ट्रेंड कर दिया था, इसलिए जोसेफ के जिम्मे बकाया काम लगाकर वो ऑपरेशन थिएटर से बाहर आ गया ताकि मिथाइस के मुतालिक सूरत हाल दरियाफ्त कर सके। जोसेफ ने उसे इतना तो बता दिया था कि उसकी अदम मौजूदगी में उसे होश आ गया था, लेकिन जवाना ने उसे एक बार फिर बेहोशी की सरहदों में धकेल दिया था। इमरान जब उस कमरे में पहुंचा जहां मिथाइस मौजूद था, तो जवाना वहां पहरे पर मौजूद था। मिथाइस बेड पर बेहोश पड़ा हुआ था। ज्यादा दूर तो नहीं भेज दिया बेचारे को। इमरान ने मिथाइस की नब्ज पकड़ते हुए जवाना से मुखातिब होकर पूछा, नहीं मास्टर, मेरा ख्याल है यह होश में आने ही वाला होगा। जवाना ने दांत निकालते हुए कहा, हाँ होश में आ रहा है। इमरान ने सर हिलाते हुए कहा और फिर उसने बेड की साइडों में लगे हुए लोहे के कड़े उसके जिस्म के गिर्द लगा दिए ताकि वो गैर जरूरी तौर पर हरकत न कर सके। चंद लम्हों बाद ही मिथाइस की आंखें खुल गई और उसके मुंह से एक कराह निकली और चंद लम्हे लाशऊरी कैफियत में रहने के बाद उसकी आंखों में शऊर की चमक उभर आई। इमरान खामोश खड़ा उसे देख रहा था। मिथाइस ने उठने की कोशिश की, लेकिन फिर निडाल होकर सर दोबारा बेड पर रख दिया। मिथाइस साहब, मुझे तुम्हारी कहानी पर यकीन आ गया है, क्योंकि जिन 2 आदमियों और एक औरत के मुतालिक तुमने बताया था,
उनमें से एक मैं ने अपनी तहवील में ले लिया है। इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में कहा। ओ, तो वो लोग भी पकड़े गए? मिथाइस ने दांत पीसते हुए कहा। तुम खुद उनमें शामिल थे, इसलिए अब तुम मुझे उनके असल नाम और हुलिये बताओगे, वरना जवाना को देख रहे हो। इसको अगर मैंने इजाजत दे दी तो तुम्हारी एक हड्डी भी सलामत न रहेगी और मर भी ना सकोगे। बोलो, अजियत पसंद करके जवाब दोगे या वैसे ही? इसका फैसला तुम खुद कर लो। इमरान का लहजा बेहद सर्द था। तुम कह रहे हो तुमने सिर्फ एक को पकड़ा है, बाकी दो अभी बाहर हैं, तो फिर तुम्हारी जिंदगी बहुत थोड़ी रह गई है। और जहां तक कुछ बताने का सवाल है, इसे तुम अपने जहन से निकाल ही दो। मिथाइस का लहजा पुरएतमाद था। गुड, अच्छे फर्माबरदार कारकुन हो। ठीक है, मैं जहन से निकाल देता हूँ। अब जवाना जाने और तुम। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर जवाना से मुखातिब हो गया। जवाना, मैं बाहर जा रहा हूँ। अब ये मुकम्मल तौर पर तुम्हारे हवाले है। बस इसे मरना नहीं चाहिए। बाकी इसके साथ तुम जो सुलूक चाहो करो, मुझे मालूमात मिलनी चाहिए। इमरान का लहजा बेहद सर्द था। आप बेफिक्र रहे मास्टर, अभी इसकी रूह इसके गले में बैठकर सब कुछ बता देगी। जवाना ने दांत नुकोसते हुए कहा। उसकी आंखों में चमक उभर आई थी। और फिर इससे पहले कि इमरान बाहर जाता, कॉलबेल की आवाज सुनाई थी और इमरान चौंक पड़ा। ठहरो, पहले मैं देख लूं कि कौन आया है। इमरान ने जवाना को हाथ के इशारे से रोकते हुए कहा और खुद तेज तेज कदम उठाता बाहर की तरफ चल पड़ा। जब वो बाहर बरामदे में पहुंचा तो उसने टाइगर को मोटरसाइकिल पर सवार फाटक के अंदर आते देखा। फाटक जोसेफ ने खोला था। टाइगर ने बरामदे के करीब पहुंचकर मोटरसाइकिल स्टैंड किया और फिर नीचे उतर आया। तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम कोई खास खबर लाए हो। इमरान ने टाइगर को देखते हुए कहा। यस बॉस, टाइगर ने सर हिलाते हुए कहा और फिर उसने शुरू से लेकर आखिर तक तमाम कहानी मुख्तसर तौर पर बता दी। इमरान की आंखों में चमक उभर आई। मेरे साथ आओ, इमरान ने कहा और फिर वो टाइगर को हमरा लिए हमलावर के कमरे की तरफ बढ़ गया। हमलावर बेहोश पड़ा हुआ था। यस बॉस, यही है वो तीसरा आदमी। कागजात में इसका नाम करानो है, लेकिन वो अरसलान और फरकंदा इसे डगलस के नाम से पुकार रहे थे। टाइगर ने टेबल पर पड़े हुए हमलावर को देखते ही कहा। बाकी दो के हुलिये बताओ, पहले वाले भी और मेकअप के बाद वाले भी। इमरान ने टाइगर से मुखातिब होकर कहा और टाइगर ने तफसील से हुलिये और कदोकामत बता दी। ठीक है, अब तुम जाओ और सुनो। अब ये जैसे ही होटल में नजर आए तुम मुझे B11 ट्रांसमीटर पर कॉल करके रिपोर्ट दे देना और इंतहाई होशियारी से निगरानी करना। ये लोग बेहद खतरनाक हैं, इमरान ने कहा। और टाइगर सर हिलाता हुआ मोटरसाइकिल पर सवार होकर वापस चला गया। इमरान वापस जवाना वाले कमरे में पहुंच गया। अब सवाल व जवाब की जरूरत नहीं रही मिथाइस। मुझे मालूम हो गया है कि वो दो आदमी डगलस और अरसलान थे और तीसरी औरत का नाम फरकंदा है। डगलस तो मेरे हत्थे चढ़ गया है, अब सिर्फ अरसलान और फरकंदा बाकी रह गई हैं। उन्हें मैं जल्द ही कवर कर लूंगा। इमरान ने मुस्कुराते हुए मिथाइस से मुखातिब होकर कहा और मिथाइस की आंखें हैरत से पहलती गई। अभी चंद लम्हे पहले तो इमरान उसकी रूह निकाल कर भी ये मालूमात हासिल करने के दर पे था, लेकिन अब यकायक उससे तमाम मालूमात हासिल भी हो गई। मिथाइस शायद सोच रहा था कि इस बार उसका पाला किसी इंसान से नहीं बल्कि किसी जिन या भूत से पड़ गया है। तुम कभी हल्का मौत के हेडक्वार्टर भी गए हो? इमरान ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद मिथाइस से पूछा। वहां कोई नहीं जा सकता और ना ही किसी को उसके मुतालिक कुछ मालूम है, मिथाइस ने जवाब दिया। और इमरान उसके लहजे से ही समझ गया कि वाकई उसे मालूम नहीं है। उसी लम्हे जोसेफ अंदर दाखिल हुआ। मास्टर, वो आदमी होश में आ गया है, जोसेफ ने अंदर दाखिल होते ही कहा। ओ अच्छा, चलो उसी से पूछ ले, शायद वो जानता हो, इमरान ने सर हिलाते हुए कहा और फिर तेज तेज कदम उठाता जोसेफ के साथ ऑपरेशन थिएटर की तरफ बढ़ गया। उसे बांध भी आए हो या खुला छोड़ आए हो? इमरान ने चलते चलते अचानक एक ख्याल के तहत पूछा। बांध दिया है मास्टर, जोसेफ ने कहा और इमरान सर हिलाता हुआ ऑपरेशन थिएटर में दाखिल हो गया। डगलस को वाकई होश आ गया था। वो आंखें खोले हैरत से ऑपरेशन थिएटर को देख रहा था। हेलो मिस्टर डगलस, अब तबीयत कैसी है? इमरान ने उसके करीब जाकर बड़े हमदर्दाना लहजे में कहा और डगलस हैरत से इमरान को देखने लगा। उसे शायद इमरान के हमदर्दाना लहजे पर हैरत हुई थी कि जिस पर उसने इस कदर जानलेवा हमले किए हैं, वो उससे कैसे हमदर्दी कर सकता है। मैं कहाँ हूँ? क्या यह अस्पताल है? डगलस ने होठ भींचते हुए पूछा। अस्पताल तो नहीं, अलबत्ता ऑपरेशन थिएटर जरूर है। मैं यहाँ ऑपरेशन भी करता हूँ
और अगर कोई मेरे सवालों के जवाब ना दे तो फिर उसकी रगों और रेशों की चीरफाड़ भी यहीं की जाती है। मैंने तुम्हारे पेट का ऑपरेशन करके गोली निकाल दी है, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। वो मर्द और औरत जो तुम्हारे फ्लैट के दरवाजे पर मौजूद थे वो कहाँ हैं? डगलस ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद पूछा। अरसलान और फरकंदा की बात कर रहे हो और तुमने अपने दूसरे साथी मिताइस के बारे में कुछ नहीं पूछा। कम से कम उसकी भी खैरियत पूछ लेते। शायद फरकंदा की वजह से अरसलान तुम्हें याद रह गया था, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ओ, तो क्या सब पकड़े गए हैं? डगलस की हैरत में डूबी हुई आवाज सुनाई दी। न जाने किन अहमकों ने तुम लोगों को हल्का मौत का सुपर एजेंट बना दिया है। मिताइस तो अहमकाना किस्म की कहानी लेकर खुद मेरे फ्लैट पहुंच गया। तुम भी तो वैसी सांड की तरह मशीनी पिस्टल उठाए भागते हुए चले आए, जैसे मैं मरने के लिए मुंतजिर बैठा था। इसी तरह अरसलान और फरकंदा हैं, मुंह उठाए यूं फ्लैट में आ गए जैसे उन्होंने हनीमून मनाने के लिए किराए पर ले रखा हो। ये तरीके होते हैं सुपर एजेंटों के काम करने के, इमरान ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। और डगलस ऐसी सिचुएशन में भी बेख्तियार हंस पड़ा। शायद उसे अब अपनी हिमाकत पर हंसी आ रही थी। दरअसल हमने तुम्हें गलत समझा। अगर हमें मालूम होता कि तुम इस कदर फुर्तीले और अय्यार हो तो यकीनन हम कोई और मंसूबा बनाते, डगलस ने कहा। और उसी लम्हे जवाना अंदर दाखिल हुआ। मास्टर, फोन कॉल आई है, जवाना ने कहा। ओ, तो ये है मास्टर किलर्स का जवाना, डगलस ने उसे देखते ही कहा। लो भाई, ये तो तुम्हारा पुराना वाकिफ है, तुम इससे गपशप लगाओ, मैं जरा कॉल सुन आऊं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और तेज तेज कदम उठाता बरामदे की साइड वाले उस कमरे की तरफ बढ़ गया जिसमें टेलीफोन रखा हुआ था। जवाना ने रिसीवर एक तरफ रखा हुआ था। हेलो, इमरान ने रिसीवर उठाकर संजीदा लहजे में कहा, क्योंकि उसे मालूम ना था कि किसकी कॉल है। ब्लैक जीरो बोल रहा हूँ इमरान साहब, आप कस्बा शान गए थे? ब्लैक जीरो के लहजे में हैरत थी। कस्बा शान? हाँ गया था। क्यों, क्या कस्बे वालों ने कोई शिकायत की है? इमरान ने चौंकते हुए कहा। वहाँ आप डॉक्टर सिद्दीकी से भी मिले थे? ब्लैक जीरो के लहजे में बेचैनी थी। हाँ भाई मिला था, मगर बात क्या है? ये तुमने क्या इंटरव्यू शुरू कर दिया है? इमरान ने जानबूझकर लाइल्म बनते हुए कहा। हालांकि वो समझ गया था कि डॉक्टर सिद्दीकी ने ब्लैक जीरो को फोन किया होगा और उसने ही इमरान की आमद के मुतालिक तफसीलात बताई होंगी। आप जानते हैं डॉक्टर सिद्दीकी कौन है? ब्लैक जीरो की आवाज में जज्बात की लर्जिश मौजूद थी। एक बूढ़े से शरीफ आदमी है, आसार कदीमा और कदीम जबानों के बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता माहिर हैं। अलबत्ता उन्होंने एक बनमास पाल रखा है जिसे वो अपना बेटा समझते हैं, क्योंकि उनका उस जैसा एक बेटा बचपन से ही घर से फरार हो गया था। बेचारे बड़े दुखी हैं अपने बेटे के मुतालिक, इमरान ने बड़े जज्बाती लहजे में कहा और दूसरी तरफ से ब्लैक जीरो हंस पड़ा। उनका बेटा एक बहुत बड़े शिकारी के हाथ चढ़ गया है, इसलिए अब उसकी वापसी मुश्किल है, ब्लैक जीरो ने कहा और इस बार इमरान हंस पड़ा। पहले ये बताओ, तुमने आज तक ये बताया क्यों नहीं कि डॉक्टर सिद्दीकी तुम्हारे वालिद हैं? इमरान ने खुलकर बात करते हुए कहा। मेरी सरकारी फाइल में तो उनका नाम और पता लिखा हुआ है और जाहिर है आपको भी मालूम था, ब्लैक जीरो ने कहा, मगर उसमें तो डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीक दर्ज है। अब मुझे क्या मालूम कि सिद्दीक से भी सिद्दीकी होता है। मैंने तो समझा था कि तस्दीक करने वाले को सिद्दीकी कहते हैं, इमरान ने कहा और ब्लैक जीरो हंस पड़ा। अभी अभी उनका फोन आया था, वो आपकी बेहद तारीफें कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि आप फौरन उनसे आकर मिले, फौरन जिस कदर जल्द हो सके। वो कोई खास बात करना चाहते हैं, इसलिए मैंने आपको फोन किया था, ब्लैक जीरो ने इस बार संजीदा होते हुए कहा। क्या खास बात, मैं समझा नहीं, इमरान ने चौंकते हुए कहा। मुझे नहीं मालूम, मैंने पूछने की भी कोशिश की थी लेकिन वो गोल कर गए, शायद वो मुझे बताना ना चाहते थे, ब्लैक जीरो ने कहा। और इमरान समझ गया कि डॉक्टर सिद्दीकी उस नक्शे के मुतालिक कोई बात करना चाहते होंगे और उसकी अहमियत के पेश नज़र उन्होंने अपने बेटे को भी कुछ ना बताया था। ओके, मैं पहुंच जाऊंगा, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। अब वो सोच रहा था कि मिताइस और डगलस का क्या करे। दोनों ही बेबस पड़े हुए थे और वो बेबस अफराद पर गोलियां चलाने का कायल न था। ये यकीनन सिर्फ उसे कत्ल करने आए थे, इस लिहाज से वो सिर्फ उसके ज़ाती दुश्मन थे। हुकूमत के खिलाफ उन पर कोई इल्ज़ाम साबित ना हो सकता था। अब ज़्यादा से ज़्यादा यही हो सकता था कि वो उन्हें पुलिस के हवाले कर दे। इसके सिवा और वो क्या करता? उन दोनों के कदो-कामत ऐसे थे कि वो अपने ऊपर उनका मेकअप भी ना कर सकता था कि उनके मेकअप में हेडक्वार्टर जाता। अभी वो उस कमरे में खड़ा यही सोच रहा था कि अचानक इमारत
खौफनाक धमाकों की आवाजों से गूंज उठी। इमरान बुरी तरह उछला और तेजी से बैरूनी दरवाजे की तरफ लपका, लेकिन इससे पहले कि वो दरवाजे तक पहुंचता, एक जोरदार धमाका हुआ और बंद दरवाजा उखड़कर पूरी कुव्वत से उसे टकराया और वो भारी दरवाजे की चोट खाकर पुश्त के बल फर्श पर गिरा और दरवाजा उसके ऊपर गिर गया। चोट इस कदर शदीद थी कि इमरान के जहन पर तारीकी के बादल इंतहाई रफ्तार से फैलते चले गए। अरसलान और फरकंदा टैक्सी में बैठकर होटल से वापस इमरान के फ्लैट पर पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचकर जब उन्होंने फ्लैट के दरवाजे पर पड़ा हुआ ताला देखा तो वो हैरान रह गए। टैक्सी वो कुछ देर पहले ही छोड़ चुके थे। ये क्या हुआ? ये ताला क्यों डाल दिया गया? फरकंदा ने हैरत भरे लहजे में कहा। मेरा ख्याल है वो आदमी जो यकीनन इमरान का बावर्ची है कहीं सौदा लेने मार्केट गया होगा, हमें उसका इंतजार करना चाहिए, अरसलान ने कहा। और फिर वो दोनों तेज तेज कदम उठाते सीढ़ियां उतरकर वापस सड़क पर आ गए। वो सामने एक कैफे है, उसमें बैठते हैं, वहां से फ्लैट साफ नजर आ जाएगा, अरसलान ने कहा। और फरकंदा ने अस्बात में सर हिलाते ही वो दोनों तेजी से सड़क क्रॉस करके उस कैफे के अंदर दाखिल हो गए। दरवाजे के करीब ही एक मेज खाली थी जहां बैठकर वो आसानी से फ्लैट को चेक कर सकते थे। वो दोनों वहां बैठ गए और उन्होंने वेटर को चाय लाने के लिए कह दिया। कैफे का छोटा सा हॉल तकरीबन खाली पड़ा हुआ था। इक्का दुक्का अफराद मेजों पर नजर आ रहे थे और वो सब कारोबारी किस्म के अफराद दिखाई देते थे। हॉल का सरसरी अंदाज में जायजा लेने के बाद अरसलान की नजरें दोबारा फ्लैट पर जम गई। यहाँ एक मसला है कि हमारे पास कोई कार नहीं है, अगर फौरी किसी के पीछे जाना पड़े तो टैक्सी कहाँ से ढूंढते फिरेंगे? फरकंदा ने चाय बनाते हुए कहा। हाँ है तो सही, अरसलान ने सर हिलाते हुए कहा। और उसी लम्हे वो चौंक पड़ा क्योंकि उसने एक मोटरसाइकिल सवार को फ्लैट की सीढ़ियों के पास रुकते हुए देखा। अरसलान को इस तरह चौंकते देखकर फरकंदा ने भी चौंक कर देखा और फिर उसकी नजरें भी उसी मोटरसाइकिल सवार पर जम गई। मोटरसाइकिल सवार चंद लम्हे इधर उधर का जायजा लेता रहा, फिर वो तेजी से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर चला गया। मुझे ये वही आदमी टाइगर लगता है, गो इसका हुलिया और है, लेकिन कदो कामत और अंदाज उसी का है, अरसलान ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा। उसी लम्हे वो मोटरसाइकिल सवार सीढ़ियां उतरकर वापस आ गया। अब वो एक बार फिर इधर उधर का जायजा ले रहा था। उसका अंदाज ऐसा था जैसे उसे किसी खास आदमी की तलाश हो। फरकंदा तुम यहीं बैठो, मैं इसे देखता हूँ, अरसलान ने कहा और प्याली रखकर वो उठा और कैफे के बैरूनी दरवाजे की तरफ लपका। उसी लम्हे मोटरसाइकिल सवार मोटरसाइकिल स्टार्ट करके आगे बढ़ गया था। अरसलान तेजी से सड़क पर आया तो अचानक उसकी नजर जरा फासले पर एक पान सिगरेट की दुकान के सामने खड़े मोटरसाइकिल पर पड़ गई। मोटरसाइकिल सवार उस पर बैठा हुआ दुकानदार से सिगरेट तलब कर रहा था। अरसलान तेजी से उसके करीब पहुंचा। उसने एक हाथ हैंडल पर रखा और दूसरे हाथ से उसने दुबले पतले नौजवान को गर्दन से पकड़कर एक जोरदार झटका दिया। नौजवान चीखता हुआ सड़क पर जा गिरा। इससे पहले के इर्द गिर्द के अफराद इस सूरत हाल को समझते, अरसलान उछलकर मोटरसाइकिल पर बैठा और दूसरे लम्हे वो तोप से निकले हुए गोले की तरह आगे बढ़ता गया। मोटरसाइकिल का मालिक सड़क से उठकर चीखता हुआ उसके पीछे भागा, लेकिन जाहिर है वो मोटरसाइकिल की इंतहाई रफ्तार का मुकाबला तो न कर सकता था। अरसलान मोटरसाइकिल दौड़ाता हुआ उस तरफ बढ़ता गया जिधर उसके ख्याल के मुताबिक टाइगर गया था। सड़क आगे जाकर बाएं तरफ मुड़ गई थी और जब उस मोड़ को क्रॉस करके अरसलान आगे बढ़ा तो उसने दूर से टाइगर को मोटरसाइकिल पर जाते चेक कर लिया और उसने उसे देखते ही रफ्तार आहिस्ता कर ली। वो बड़े मोहतात अंदाज में उसका ताकुब कर रहा था ताकि आगे जाने वाले को शक न हो सके। मुख्तलिफ सड़कों पर से गुजरने के बाद आगे जाने वाला एक बहुत बड़ी किला नुमा इमारत के गेट पर जाकर रुक गया। अरसलान ने उससे कुछ फासले पर एक शेड के नीचे मोटरसाइकिल रोक दिया। उसकी नजरें उस बिल्डिंग के गेट पर जमी हुई थी। मोटरसाइकिल सवार ने कॉल बेल बजाने के बाद एक लम्हे के लिए इधर उधर देखा और दूसरे लम्हे उसने चेहरे पर लगी हुई कुछ चीजें उतारकर जेब में डाल ली और अरसलान अपने अंदाजे पर मुस्कुरा दिया। वो वाकई टाइगर था, वही टाइगर जो होटल के कमरे से भाग निकला था। अब वो उसी शक्ल में था। इसका मतलब है कि इसका ताल्लुक इमरान से है, अरसलान ने दिल ही दिल में सोचा। उसी लम्हे फाटक की छोटी खिड़की खुली और फिर एक लंबा तड़ंगा देव कामत हबशी बाहर आ गया। उसने एक लम्हे के लिए टाइगर से बात की और फिर वापस अंदर चला गया। चंद लम्हों बाद फाटक खुल गया और टाइगर मोटरसाइकिल समेत अंदर चला गया। फाटक बंद होते ही अरसलान मोटरसाइकिल समेत आगे बढ़ गया
اس نے کافی فاصلے پر جا کر موٹر سائیکل ایک کیفے کے سامنے روک دی اور خود اتر کر اندر کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے کاؤنٹر کلرک سے فون کرنے کے لیے کہا تو کاؤنٹر کلرک نے فون اس کی طرف بڑھا دیا۔